यस, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरफेस को फिनिश किया, राइट? Yes, sir. यस सर। हाँ, एक बात बोली थी, कल आपका लिविंग वर्ल्ड पे टेस्ट है। हाँ, हेलो, यस सर। Yes. यस सर। सबका लिविंग वर्ल्ड पे टेस्ट है। तो जो भी मैंने पढ़ाया वो पढ़ लेना अच्छी तरह से, और जो भी मैंने आपको मतलब आपका एनसीईआरटी की बुक है वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने जो नोट्स कम मतलब ये शॉर्ट नोट्स भेजे दिए हैं की नोट्स, वो भी पढ़ लेना। और जितने भी एमसीक्यू हम लोगों ने करवाया है तो आप एक बार फिर उस पर नजर घुमाएगा, पीवाई देख लेना, ठीक है? और अच्छे से स्कोर कर लेना। सबने सबने स्टेट टेस्ट अटेंड करना है कल का। आपको आपको मैसेज आया क्या टेस्ट का? हेलो, नो सर। नो सर। आपको बताया नहीं गया अभी तक टेस्ट है नहीं है कुछ? हाँ, तो रेडी रहो कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि बायो का ये लिविंग वर्ल्ड पे टेस्ट होगा कल। मैंने पहले आपको बताया था ना, बताया था कि नहीं? नहीं था? यस सर। यस सर। सर। ओके, यस सर। हम लोगों ने माइटोसिस स्टार्ट किया गया। हेलो, यस सर। माइटोसिस सर। स्टार्ट नहीं किया ना अभी तक? नो हाँ, सर। ओके ओके। तो देखो कि ये हम लोगों ने G1S G2 M M को अभी देखना है। अभी थोड़ा सा डीएनए अमाउंट या डीएनए कंटेंट के बारे में जान ले। तो डीएनए कंटेंट को सी में लिखते हैं। सी मतलब डीएनए कंटेंट, और एन का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। ओके, सी मतलब डीएनए कंटेंट और एन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर। तो जीवन स्टेज है, सपोज जीवन स्टेज, और जीवन स्टेज में सपोज क्रोमोसोम का कंटेंट, सॉरी डीएनए का अमाउंट है सी। सी मतलब डीएनए अमाउंट, वो 2C है सपोज। तो जीवन के बाद एस फेज आएगा। एस फेज में क्या होगा कि डीएनए का डबलिंग हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। तो हर डीएनए से डबल दुगना डीएनए बनेगा। तो ओरिजिनली 2C है, तो वो बन जाएगा डबल मतलब 4C, राइट? G2 में वही रहेगा 4C, M में वही रहेगा 4C। लेकिन M के बाद जब डिवीजन होगा ना, तो वापस 2C आएगा, वापस 2C होगा। ओके, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है ना सेम रहेगा। एम फेज में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। जीवन में क्रोमोसोम का नंबर 2n। सपोज शुरू शुरू में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो जीवन में भी 2n है, एस में भी 2n है, G2 में भी 2n है, और M में भी 2n है। M मतलब इधर है, M का मतलब इधर है माइटोसिस। माइटोसिस ये हम लोग अब जाके आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो सर। इंटरफेज में जो एस फेज होती है ना, उसमें डीएनए का कंटेंट कितना होता है? डबल हो जाता है, डबल डबलिंग ऑफ डीएनए कंटेंट। बट क्रोमोसोम का नंबर जो है ना वो सेम रहता है, नंबर रिमेन सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल के पास अगर 2n क्रोमोसोम है और 2C डीएनए है, तो इंटरफेज के बाद वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के सेल के जैसा ही रहेगा, 2n ही रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C बनेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. यस, ये देखा मैंने, ये देखो जीवन, सपोज सपोज इफ, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर वक्त स्टार्टिंग में 2n ही हो या 2C ही हो। हम लोगों ने सपोज ऐसे माना कि जब जीवन में सेल है, तो इफ अगर उसका डीएनए का अमाउंट 2C है और उसका क्रोमोसोम का नंबर 2n है। C मतलब डीएनए का अमाउंट, n मतलब क्रोमोसोम का नंबर। C मतलब डीएनए का अमाउंट और n मतलब क्रोमोसोम का नंबर।
अगर शुरू में G1 में अगर डीएनए का अमाउंट 2C है और क्रोमोसोम का नंबर 2N है, तो S में क्या होगा, वो डबल होगा। क्या डबल होगा? डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं डबल होगा। तो शुरू में अगर 2C है तो S के बाद वो डबल होगा, 4C होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो 2N रहेगा। बाद में G2 में वो 4C होगा, मतलब 4C रहेगा, जो ऑलरेडी S फेज में 4C बना है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा 2N। और M फेज होगा, मतलब माइटोसिस कंप्लीट होगा, तो ये जो डीएनए का अमाउंट है वो वापस से 2C हो जाएगा। मतलब ओरिजिनली वो 2C था, अभी भी 2C हो गया। पेरेंट सेल में कितना था? ये पेरेंट सेल है ना, सपोज पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल में जितना डीएनए था अमाउंट वही हो जाएगा 2C। डॉटर सेल में, अभी डॉटर सेल है, ओके। और क्रोमोसोम का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द G1 S G2 और माइटोसिस। इधर M का मतलब है माइटोसिस, आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस, ठीक है। देखो, और मैंने क्या लिखा है कि एस फेज को और एक बोलते हैं इनविजिबल फेज। इनविजिबल फेज क्यों बोलते हैं एस फेज को? क्योंकि एस फेज में जो क्रोमोसोम है ना वो विजिबल नहीं रहते, क्रोमोसोम दिखते नहीं, क्योंकि एस फेज में क्रोमोसोम बनते ही नहीं। तो एस फेज में क्या होता है, क्रोमैटिन रहता है। देखो ये सपोज एस फेज है ना, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन रहता है। जब सेल एस से G2 में जाता है, G2 से M में जाता है, तो क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनता है, ओके। तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का डबलिंग होता है, ओके, क्रोमैटिन का या क्रोमोसोम का डबलिंग होता है, बट नंबर क्रोमोसोम का जो है ना, सॉरी, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। नो मतलब इधर नंबर नहीं, इधर नो है। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इन एस फेज, इन एस फेज, ओके। तो हमें पता है कि ह्यूमन का जो सेल है ना, ह्यूमन का सेल, ये ह्यूमन के सेल के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए कितने हैं? 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, 46 डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट, या 23 पेयर्स भी बोलते हैं। Yes, sir. या इधर इधर हम सर। लोग देख रहे हैं कि इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब है G1 S और G2। हम लोग अगर यूकैरियोट का सेल का न्यूक्लियस अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखे, जब सेल इंटरफेज में हो, मतलब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, तो इंटरफेज का न्यूक्लियस कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर? ये सपोज न्यूक्लियस है, मैंने पूरा सेल नहीं निकाला, ये न्यूक्लियस है। तो अगर सेल इंटरफेज में है, डिवीजन में नहीं हुए, एम फेज में नहीं है, आइदर ये G1 है या S है या G2 है, मतलब कुल मिला के ये इंटरफेज में है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है क्रोमैटिन। क्या होता है उसके अंदर? क्या होता Chromatin. है? और होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक होता है या मेनी होते हैं, मतलब 2-3 होते हैं, एक होता है या 2 होते हैं, 1 या 2 न्यूक्लियोलाई, मेनी मेनी नहीं लिखना चाहिए, 1 या 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 और मेनी मेनी, ठीक है, मेनी ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। न्यूक्लियोलस एक या ज्यादा हो सकते हैं, इधर मैंने एक ही निकाला है। तो यह है इंटरफेस का न्यूक्लियस। इंटरफेस मतलब आइदर सेल इज इन द G1 और इट इज इन द G2 और इट इज इन द S फेज। तो जब इंटरफेस में है सेल, यूकैरियोटिक सेल, और उसको अगर हम लोगों ने उसका न्यूक्लियस अगर इसके अंदर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें सिर्फ क्रोमैटिन दिखता है। तो एक्चुअली क्रोमैटिन होता है क्या असल में? क्रोमैटिन होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। मतलब ये हमें पता है ना कि ये सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल सपोज ऐसे मैंने अभी ऐसे निकाला, ये डीएनए है। तो ये
डीएनए जो है ना वो कॉइल्ड होता है, किसके अराउंड कॉइल्ड होता है? प्रोटीन के अराउंड कॉइल होता है, प्रोटीन के अराउंड कॉइल होते हैं, प्रोटीन के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। और तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको? Chromatin. प्रोटीन। इसमें क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन्स है। ओके, कितने क्रोमैटिन है सेल के अंदर? जो हमारा सेल है ना उसके अंदर कितने क्रोमैटिन है? हेलो। Yes, sir. हाँ, Sir. हमारा अगर ह्यूमन का इंटरफेस न्यूक्लियस देख ले तो उसके अंदर कितने क्रोमैटिन है? ये तो ऐसे दिखता है ना, ये इंटरफेस न्यूक्लियस ऐसे। 46. हाँ, ये इंटरफेस न्यूक्लियस ऐसे दिखता है ना कि उसमें अंदर क्रोमैटिन के फाइबर्स है, क्रोमैटिन के फाइबर्स है, उसके अंदर क्रोमैटिन के फाइबर्स है जो डीएनए और प्रोटीन से बने हैं, प्लस न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, राइट। लेकिन Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन की बात करें तो ये सपोज एक क्रोमैटिन है, फोर्स क्रोमैटिन, सपोज ये फोर्स क्रोमैटिन है, ये सपोज सेकंड क्रोमैटिन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10 ऐसे ऐसे करके ये लास्ट वाला क्रोमैटिन है, ये कितना है? 46 क्रोमैटिन है। ये कितना है? 46 क्रोमैटिन है। मतलब 46 क्रोमैटिन होते हैं ह्यूमन के सेल के अंदर। एक मिनट बेटा। ये कौन है? अभय गुर्जर कौन है ये? हेलो, Yes, sir. अभय गुर्जर कौन Yes, है? sir. हाँ बेटा वरुण, ये अभय गुर्जर कौन है? ये क्या लिखा है उसमें? चमन मतलब क्या? सर पता नहीं सर. अभय गुर्जर आप मेरे को सुन रहे हैं क्या? सर माइक खोल रहे हैं. हेलो, क्या हुआ माइक का? सर माइक नहीं खोल रहे हैं वो. क्या बोल रही? सुबह सुनाई नहीं दे रहे मुझे। अभय गुर्जर कौन है? अभी गुर्जर अभी इधर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? वो रेगुलर होते हैं क्या? हेलो, अबे बेटा क्या 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 आपने टाइप किया है? इसका मतलब क्या है? कोई डाउट है क्या आपका? हाँ अभी बेटा ऐसा गलती मत करो, अभी सीरियस में पढ़ने का है, सीरियस सीरियस। गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि बाकी सब सीरियस पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पढ़ना है सीरियस इधर, ठीक है ना? दूसरी साइड क्या हो रहा है? लेकिन आपको क्या करना है? अभी लेक्चर में हो तो आपको बाकी कुछ करना ही नहीं ना, लेक्चर में ध्यान ही देना है ना बेटा। हम्म, अभी मोबाइल में कुछ काम नहीं करना है आपको, ठीक है? इधर डिस्टर्ब भी नहीं करना है और दूसरा भी कोई काम नहीं करना है आपको। ओके सर। हाँ हाँ, ओके। या नो इश्यू, नो इश्यू। या कम ऑन। हम लोग क्या देख रहे थे कि
या ऐसे लिंक ब्रेक होता है ना बेटा। देखो इतना मैं समझ आ रहा था क्योंकि ये इतना समझाते हैं क्या कभी देखा है आपने। देखो कि एक इंटरफेस न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर मतलब क्या है कि ह्यूमन का अगर है ना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल का तो उसके पास कितने क्रोमैटिन है, 46 क्रोमैटिन है। लेकिन वो क्रोमैटिन ऐसे नहीं होते, ऐसे सेपरेट सेपरेट नहीं होते, क्योंकि ये तो डायग्रामेटिक है, ये तो मैंने दिखाया सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये ऐसे होते मतलब जैसे मैगी नूडल होते हैं ना, मैगी नूडल, कोई भी नूडल होता है ना, वो कैसे एक दूसरे से फंसा होता है। तो उधर पता नहीं चलता कि कहाँ कौन सा नूडल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस में अटक रहा है, मतलब किसके ऊपर उसका पैर है, किसके ऊपर उसका हाथ है, कुछ पता नहीं चलता। वो मिक्स होते हैं ना, इंटरमिंगल होते हैं, एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं। तो वैसे ही ये जितने भी क्रोमैटिन होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 क्रोमैटिन होते हैं, मतलब 46 डीएनए होते हैं। हर क्रोमैटिन में एक डीएनए होता है और कई सारे हिस्टोन और प्रोटीन होते हैं। ओके, प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये ऐसे क्रोमैटिन एक दूसरे में से फंसे हुए होते हैं। ओके, तो अगर हम लोगों ने यस देखा सर। कि ये जीवन स्टेज में ऐसे होता है, जीवन स्टेज में ये ऐसे होता है कि हर क्रोमैटिन में क्या होता है, हर क्रोमैटिन में क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक डीएनए होता है वन। जीवन स्टेज में क्या होता है, वन डीएनए पर क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिन में एक डीएनए होता है। देखो लेकिन जब मतलब सपोज ये एक क्रोमैटिन है तो उसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जब ये जीवन सेल स्टेज से एस में जाता है, कब कहा जाता है, एस में जाता है, तो हर क्रोमैटिन जो होता है ना, ये जो क्रोमैटिन होता है ना, हर क्रोमैटिन उसका होता है डुप्लीकेशन, मतलब उसके अंदर का डीएनए का डबलिंग होता है। क्योंकि हमने देखा कि एस फेज इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो जितना भी क्रोमैटिन है, तो क्रोमैटिन का नंबर जो है, क्रोमैटिन जो है वो हर क्रोमैटिन का डीएनए डबल हो जाएगा। तो सपोज ये अगर फर्स्ट क्रोमैटिन है तो उसका डबल हो गया, ये सेकंड क्रोमैटिन है तो इसका ये डबल क्रोमैटिन हो गया, मतलब 2 डीएनए पर क्रोमैटिन। अभी एक क्रोमैटिन में कितने डीएनए है, 2 डीएनए है, 2 डीएनए है। अंडरस्टूड? ओके, यस सर। तो जब क्रोमैटिन Yes, का, sir. हाँ मतलब जब एस फेज आती है ना, तो हर क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए होता है ना उसका डबलिंग हो जाता है, डबल होता है। मतलब क्या होता है कि डीएनए का भी डबलिंग होता है और प्रोटीन्स का भी डबलिंग होता है। क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ हाँ। और जब सेल जाता है इसमें माइटोसिस में, तो ये जो क्रोमैटिन होता है ना वो पतला पतला होता है, लेकिन जब माइटोसिस में जाता है ना तो क्रोमैटिन थिक हो जाता है, उसका कंडेंसेशन होता है, कॉइलिंग होता है। तो ये कैसे होता है हम लोग देखेंगे अभी। देखो तो एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज या माइटोसिस। आप सभी का माइक ऑफ रखो, वॉइस आ रही है। सो एम फेज का मतलब है डिवाइडिंग फेज या माइटोसिस। इसमें माइटोसिस ही दिया है, G1S G2 और माइटोसिस दिया है, मियोसिस नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है आपको पता है, मियोसिस क्यों नहीं दिया है? एनीबडी इज हैविंग आइडिया अबाउट व्हाई डिवाइडिंग फेज को मियोसिस नहीं बताया, माइटोसिस ही बताया है? माइटोटिक डिवीजन सोमैटिक सेल में होता है सर, मियोसिस लेकिन प्रोडक्टिव सेल। मियोसिस में भी तो डिवीजन ही होता है ना बेटा। तो एम फेज माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, लेकिन इसमें सेल साइकिल में ये माइटोसिस ही दिया है, मियोसिस क्यों नहीं दिया? इसको आइडिया है? यूकैरियोट में माइटोसिस होता है। और मियोसिस नहीं होता यूकैरियोट में? हम्म, सर मिटोसिस में सर इक्विलेशन डिवीजन ऑफ किया। ये तो उसका डिवीजन डेफिनेशन हो गया मियोसिस का। मैंने डेफिनेशन नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था कि जो सेल साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें क्या दिया है, G1S G2M, और उसमें M का मतलब सिर्फ माइटोसिस दिया है, मियोसिस नहीं दिया।
ठीक है, समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। अभी अभी माइटोसिस पढ़ लेंगे, अभी माइटोसिस पढ़ लेंगे। देखो, सो G1S G2 और के बाद आता है एम फेज। एम फेज का मतलब है डिवाइडिंग फेज या माइटोसिस। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल सेल साइकिल में इंटरफेज को ज्यादा टाइम लगता है, 95% टाइम लगता है, और जो एक्चुअल सेल का डिवीजन है वो तो 5% ऑफ द टाइम में हो जाता है। मतलब अगर कोई ह्यूमन सेल है कल्चर में, लेबोरेटरी में ह्यूमन सेल ग्रो किया, तो उसको पूरा सेल साइकिल पूरा करने के लिए 24 आवर लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, और उसमें भी उसको इंटरफेज के लिए 23 आवर लगेंगे, और एम फेज मतलब डिवीजन के लिए या माइटोसिस के लिए सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा एम फेज। तो एम फेज में डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है एक्चुअली। तो सेल का डिवीजन कैसे होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। तो उसमें हम लोग अभी देखेंगे, तो पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो उसमें 4 फेज है। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस। इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. सबको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यस, कम ऑन फास्ट। ट्वेंटी फोर बच्चों ने रिप्लाई दिया अभी तक, बाकी के बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मैं बोल दूंगा। न्यूट्रल मत रहो यार, न्यूट्रल मत रहो। आपको बोलने को नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभय गुर्जर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो आपका माइक ऑन था। ओह सर। अभय गुर्जर, आप स्पैम कर रहे हैं क्या? नो सर। तो मुझे अजीब सा आवाज आ गया अभी। नो सर, अब तो माइक बंद है। ठीक है, बंद करो, बंद करो। ठीक है, बाकी के बच्चों ने अभी तक रिप्लाई कुछ नहीं दिया। आपको अगर समझाना है तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज आपको पार्ट न्यूट्रल मत बैठो यार, कुछ तो पार्टिसिपेट करो। सर समझा दो, फिर से बोल दो, कुछ भी तो बोल दो ना। ठीक है, आगे जा सकते हैं हम लोग अभी। कैन वी मूव अहेड? हेलो सर। हाँ, ओके ओके, विल मूव अहेड। यस। सर जैसे ना सर G1 से सर जब एस में जाएगा ना सर तो DNA का डबल होएगा सर। ऐसे होएगा सर। आपकी आवाज कट रही है वरुण बेटा। मैं टाइप करके बताता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से। यस, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एम फेज में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और न्यूक्लियर डिवीजन पूरा होने के बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अभी देखिए ये प्रोफेज है। तो प्रोफेज में क्या होता है? पहले प्रोफेज में तो हमें पता है कि प्रोफेज के पहले, मतलब एम फेज के पहले जो इंटरफेज था G1S G2 फेज था, तो उसके
अंदर क्या हुआ था कि उसके अंदर क्रोमैटिन का फाइबर्स था और उसका डुप्लीकेशन हुआ था, डबलिंग हुआ था, राइट। न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन का डबलिंग हुआ था। तो G1 फेज से S फेज में जाता तो क्या होगा, एक मिनट, G1 फेज से S फेज में जाता तो क्या होता, G1 फेज से S फेज में जाता है तो डीएनए का डबल हो गया। हाँ सर, अरे G1 में डबलिंग नहीं होता बेटा, S फेज में होता है ना डबलिंग। G1 में से S में जाने के समय नहीं होता, जब S फेज पूरा होता है तो डबलिंग होता है डीएनए का। S फेज मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जीवन में ग्रोथ होता है ना बेटा, सेल का, साइटोप्लाज्म का, ऑर्गेनेल डबल हो जाता है। ऑर्गेनेल जो है ना, मेजर ऑर्गेनेल, वो डबल हो जाता है। डीएनए तो एस फेज में डबल हो रहा है। फोकस। या तो देखो कि ये पर प्रोफेज है ना, प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, हमने देखा अभी अभी कि इंटरफेज में क्रोमैटिन होता है और इंटरफेज के एस फेज में क्रोमैटिन का डबलिंग होता है, डीएनए का डबलिंग होता है। और उसमें जो ये होता है ना हिस्टोन, उसका भी डबलिंग होता है, प्रोटीन्स का। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डबलिंग होता है। तो हमने देखा कि एनिमल सेल है ना, इन एनिमल सेल, इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम के अंदर, ये सेंट्रोजोम है, सपोज ये सेंट्रोजोम है, और सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रोजोम डबल होता है, मतलब दो सेंट्रियोल का चार सेंट्रियोल होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एनिमल के साइटोप्लाज्म, एनिमल साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये प्लांट के अंदर तो सेंट्रोजोम नहीं होता, तो डबलिंग होता ही नहीं उसका। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जब इंटरफेज से सेल जाता है प्रोफेज में, तो क्या होता है कि ये जो उसके पहले जो क्रोमैटिन डबल हुआ था, डीएनए डबल हुए थे, हिस्टोन डबल हुए थे, तो ये क्रोमैटिन फाइबर थीन थीन थे, पतले पतले थे, वो अभी शॉर्ट बन रहे हैं। कॉइलिंग हो रहा है क्रोमैटिन का, मतलब डीएनए का कॉइलिंग हो रहा है, और क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बन रहा है। तो पहले क्या था ना कि जो ये सब इंटरबाउंड थे, सब ये क्रोमैटिन फाइबर डबल डबल हुए थे, लेकिन इंटरबाउंड थे, एक दूसरे में से फंसे हुए थे। तो उसको बोलते टैंगल थे, उसको कैसे थे, टैंगलिंग थे, टैंगलिंग। टैंगलिंग मतलब एक दूसरे में से वो फंसे हुए थे, अटके हुए थे। तो पहले क्या होता है प्रोफेज में, एनसीईआरटी बोलती है कि देयर इज अ अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन के फाइबर जो एक दूसरे में से फंसे हैं, कैसे भी फंसे नूडल्स की तरह, वो अनटैंगल होते हैं, एक दूसरे के से बाहर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के से अटके वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट। तो उसको बोलते हैं अनटैंगलिंग। और अनटैंगलिंग होते होते वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ मतलब कॉइलिंग हुआ, खुद के अराउंड ऐसा कॉइल कॉइल हुआ। मतलब सपोज एक पतला सा कोई थ्रेड है, और थ्रेड को आपने उसको ही उसके अंदर उसको फोल्ड किया, फोल्ड, तो उस थ्रेड का लंबाई जो है कम हो जाता है और मोटाई बढ़ जाता है। वैसे क्रोमैटिन जो होता है ना, क्रोमैटिन का लंबाई ज्यादा होता है और मोटाई कम होता है, उसका थिकनेस कम होता है। तो इधर क्या होगा कि उसका कंडेंसेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा, कॉइलिंग होगा प्रोफेज में, और वो उसका क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमैटिन विल बी कॉम्पैक्टेड इनटू क्रोमोसोम। ओके, डन, क्लियर। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसे डायरेक्टली कॉइलिंग, ये बंद रखो, माइक बंद रखो। ऐसे डायरेक्टली कॉइलिंग नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली कॉइलिंग होगा ना तो कोई अलग अलग क्रोमैटिन एक दूसरे में फंस जाएंगे ना, तो पहले वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, उसका मतलब अनटेंगलिंग होगा, और बाद में उसका कॉइलिंग होगा। लेकिन ये कॉइलिंग प्रोफेज में शुरू हुआ है, कंडेंसेशन है ना, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनना प्रोफेज में शुरू हुआ है, लेकिन खत्म होता है मेटाफेज में। जब तक मेटाफेज नहीं होता तब तक वो कॉइलिंग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ओके, अंडरस्टूड। यस सर। हाँ, और हम Yes, लोगों sir. ने देखा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रोसोम डबल हुए थे एनिमल सेल के अंदर। तो ये सपोज ये है, ये अभी ये क्रोमोसोम बने, ये क्रोमैटिन थे पतले पतले, ये देखो, ये तो क्रोमैटिन थे ना पतले पतले,
ये क्रोमोसोम बन गए, तो ये अभी क्रोमोसोम बने हैं, उसका लेंथ कम हुआ है और विड्थ ने सॉरी विड्थ बड़ा है, उसका डायमीटर बड़ा है, लेकिन अभी तक वो प्रॉपरली क्रोमोसोम नहीं बने, क्योंकि अभी उसको और फोल्ड होना है और उसको कॉम्पैक्ट बनना है, तो वो आगे जाके हो जाएगा इसमें मेटाफेज में, उसका कॉइलिंग कंप्लीट होगा और कंप्लीटली क्रोमोसोम बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अगर आपने प्रोफेज में सेल को देखा, प्रोफेज के सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको ऐसे क्रोमोसोम मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्रोमोसोम दिखेंगे। और दूसरी क्या दिखा, साइटोप्लाज्म में क्या दिखाएगा आपको, साइटोप्लाज्म में आपको दिखाएगा जो सेंट्रोसोम डबल हुए थे ना, तो ये सपोज इनिशियली पास पास थे सेंट्रोमियर, आई मीन सॉरी सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम पास में थे, उसमें सेंट्रोसोम एक से दो बने थे, पास पास में थे, उसमें से एक जो होता है ना वो अपोजिट पोल को जाता है, अपोजिट पोल को जाता है, वो मूव होता है, तो सेंट्रोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल को उसने मूव किया। और बाद में क्या हुआ कि ये सेंट्रोसोम था ना, उसको सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर बनाए, सेंट्रोसोम ने क्या बनाए, स्पिंडल फाइबर बना लिए। देखो क्या हुआ था, लेट मतलब अभी प्रोपेज प्रोपेज खत्म करने को आ रहा है, तो क्या होता है उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता, लेकिन पूरा डिसअपियर नहीं होता प्रोपेज में, वो थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस भी थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होता है। ये तो क्रोमोसोम बने हैं अभी, थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, अभी थोड़ी जगह चाहिए उसके अंदर, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ उसको। देखो सपोज इधर मैंने निकाला, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, और क्रोमोसोम बन गए हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं बने हैं, अभी उसका कॉइलिंग बाकी है, पूरा होना बाकी है। ओके, और उसके सेल में जो स्पिंडल फाइबर बने, मतलब सेंट्रोसोम डबल हुए थे ना और अपोजिट पोल को गए थे ना, तो सेंट्रोसोम ने अभी स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया है, सेंट्रोसोम ने क्या बनाना शुरू किया है, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया है। क्लियर आपको? यस सर। हाँ Yes, sir. Yes, sir. सेंट्रोसोम मूव टू द अपोजिट पोल एंड फॉर्म स्पिंडल apparatus। और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब डिसअपियर है, डिसअपियरिंग हो रहे हैं, मतलब अभी ये डिसअपियरिंग होने लगे हैं। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है, उसके अंदर का न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, उसके बाहर जो ऑर्गेनेल थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो भी डिसअपियर हो रहे हैं अभी। तो ये सब चल रहा है प्रोफेज में, सब चल रहा है प्रोफेज के एंड में। ओके, तो प्रोफेज में क्या होता है कि उसके पहले जो इंटरफेज होता है ना, इंटरफेज, उसमें इंटरफेज में जो डबल डीएनए होते हैं ना, डबल डबल डीएनए, डबल डबल क्रोमैटिन, वो तो पतले होते हैं। यस सर। तो जैसे ही प्रोफेज शुरू हुआ तो वो पतले पतले क्रोमैटिन का कॉइलिंग शुरू हुआ, कॉम्पैक्शन शुरू हुआ, और क्रोमोसोम विजिबल होने लगे, क्योंकि जब प्रोफेज आता है तो ही कॉइलिंग होता है क्रोमैटिन का, और क्रोमोसोम अभी बनना शुरू हो गया है, तो विजिबल हो रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन वो अभी तक पूरे कॉम्पैक्ट नहीं बने हैं। जब सेल जाएगा मेटाफेज में तो ही वो पूरे कॉम्पैक्ट, पूरे कॉइलिंग उसका पूरा होगा। उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पर्टिकुलरली एनिमल, क्योंकि प्लांट में तो सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होते, तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम जो है ना वो डबल हुए होते हैं, क्योंकि एस फेज जब आता है ना, इंटरफेज का एस फेज, तो ही सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम डबल होते हैं। तो जो डबल हुए सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल को मूव करते हैं, तो सेंट्रोसोम मूव टू द अपोजिट पोल एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस ने फॉर्म किया। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हुआ, ईआर, गोल्गी बॉडी सब डिसअपियर होना शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं लेट प्रोफेज। क्या बोलते हैं? लेट प्रोफेज। प्रोफेज का अंत, लास्ट स्टेज, उसमें क्या होता है,
स्पिंडल फाइबर बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग। सबको क्लियर है प्रोफेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यस कम ऑन। यस, कोई डाउट है तो मैं बोल दूंगा। व्हाट इज कंडीशन ऑफ क्रोमैटिन, मतलब क्या है बेटा? मुझे समझ में नहीं आपका सवाल। लेट प्रोफेज में क्या होता है? हाँ, लेट प्रोफेज में तो क्रोमोसोम बन रहे हैं, अभी क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो रही है ना, उसमें क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन प्रोफेज में शुरू हुआ है, प्रोफेज के अंत में खत्म नहीं होता, शुरू ही रहता है, मेटाफेज में खत्म होता है। कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम का लेंथ कम होना और उसका मोटाई बढ़ना, थिकनेस बढ़ना। हाँ, और क्या होता है कि वो सेंट्रोसोम होते हैं ना, सेंट्रोसोम जो डबल हुए होते हैं, एस फेज में ही डबल होते हैं सेंट्रोसोम, तो वो सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुए हैं ना, डबल हुए हैं ना, वो अपोजिट पोल को सेल के दूसरे कोने में जाते हैं, अपोजिट पोल में जाते हैं। इस कोने में दोनों है, इधर एक इधर एक, तो दूसरे कोने में एक जाता है, तो अपोजिट पोल को जाते हैं वो, और वो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, फाइबर स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डिसअपियर होता है, होना शुरू होता है। अभी क्लियर है? हाँ आशीष, क्लियर है आपको? ओके ओके, अभी और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी आगे जाए। देखो ये तो या वेलकम बेटा, ये तो प्रोफेज पूरा हुआ अभी। उसके बाद मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना शुरू हुआ था लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना शुरू हुआ था, वो अभी कंप्लीटली डिसअपियर होता है, टोटल डिसअपियर होता है, क्योंकि मेटाफेज की शुरू में ही वो टोटल डिसअपियर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जो बचा था उसका फ्रैगमेंट प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर एनवेलप का, न्यूक्लियोलस का, ईआर का, जीबी का, वो पूरा ही खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो उससे ही शुरू होता है मेटाफेज। इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, डिसअपियरेंस ऑफ, टोटल कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा। इट इज द मार्किंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ओके, और उसके साथ साथ क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो कॉम्पैक्शन शुरू हुआ था प्रोफेज की स्टार्टिंग में, पूरे प्रोफेज में चल रहा था कंडेंसेशन, वो मेटाफेज आने तक, मेटाफेज आते ही वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट होता है। एंड इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि ऐसी कौन सी फेज है सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की, कि जिस फेज में, जिस डिवीजन में आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ सको, स्टडी कर सको, तो वो है मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा हो जाता है। इससे अभी मेटाफेज और कंडेंस नहीं होगा, और उसका लेंथ कम नहीं होगा, और उसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो ये तो होगा मेटाफेज, ये तो हो गया मेटाफेज। क्लियर मेटाफेज? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बाद में क्या होता है मेटाफेज में, कि मेटाफेज के शुरू में, मतलब जब सेल प्रोफेज से मेटाफेज में जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोफेज के एंड में, प्रोफेज के एंड में
ये स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। स्पिंडल फाइबर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ये जो सेंट्रोजोम था, इधर सेंट्रियोल एक था, उसके दूसरे पोल में सेंट्रियोल दूसरा गया था, वो सेंट्रियोल ने फाइबर बनाया है, फाइबर बनाए हैं। और ये फाइबर है, इनका शेप है ना वो स्पिंडल जैसा है। स्पिंडल मतलब क्या कि उसका जो मिडल है ना, मिडल पार्ट, मिड रीजन है, वो ऐसा स्वेलिंग, उसको सोलन है। मतलब जैसे कैसे पंछी कैसा होता है या बोट कैसी होती है, नाव कैसी होते हैं, तो बीच में वो बड़ा रहता है और एंड जो होता है ना उसका एंड, तो उसमें वो टेपरिंग हो जाता है, टेपरिंग पतला मतलब नैरो हो जाता है। तो ये उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इस फाइबर का एपरेटस जो है ना, एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस, सॉरी वो स्पिंडल शेप है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं स्पिंडल। तो ये है स्पिंडल फाइबर। ओके, तो अभी क्या हुआ था कि स्पिंडल फाइबर बन गया था प्रोफेज में, और जैसे ही मेटाफेज शुरू हुआ तो क्रोमोसोम उस स्पिंडल फाइबर्स को चिपक गए, स्पिंडल फाइबर को अट्रैक्ट हो गए, मतलब उसको अटैच हो गए। तो इस, लेकिन वो अटैच कैसे रैंडमली हुई है, देखो रैंडमली हुई है अटैच, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अभी तक मेटाफेज पूरा नहीं आया है, और जैसे ही मेटाफेज आता है, एक्चुअली मेटाफेज आता है, तो ये सब फाइबर, सॉरी सब क्रोमोसोम इधर उधर अटैच है ना स्पिंडल फाइबर को, वो सब Yes, sir. सेंट्रल मेटाफेज प्लेट में आते हैं, मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन को आते हैं। तो शुरू में तो इक्वेटोरियल प्लेन को नहीं होते, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है मेटाफेज, एक्चुअल मेटाफेज आ जाता है, तो वो सब क्रोमोसोम जो अटैच है स्पिंडल फाइबर को, वो सेंट्रल प्लेन में, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि अर्थ का कैसे होता है इक्वेटोरियल प्लेन, उसके बीचों बीच इक्वेटर होता है, वैसे ये जो सेल है उसके बीचों बीच ये इक्वेटर होता है। मतलब इसको, इस लाइन को बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग सेल का इक्वेटर। तो ये सब जो है वो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। तो हमको पता है कि क्रोमोसोम जो है ना, हमने पढ़ा है जब हम लोगों ने सेल का पहला वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पढ़ा था। तो क्रोमोसोम कैसा होता है, देखो पहला इंटरफेज में क्रोमोसोम कैसा था, क्रोमोसोम नहीं था। इंटरफेज मतलब जीवन में कैसा था, जीवन में तो क्रोमैटिन था, और एक क्रोमैटिन के अंदर एक ही डीएनए था। उसके बाद आ गया उसका एस फेज, तो ये क्रोमैटिन डबल हो गया, तो डीएनए भी डबल हो गया। लेकिन दोनों डीएनए या दो क्रोमैटिन जो एक दूसरे से बने हैं, वो एक दूसरे को अटैच होते हैं। उसके बाद आ गया जी टू फेज में सेम कंडीशन है। उसके बाद एम फेज पूरा हुआ, और एम फेज आ गया, तो एम फेज का क्या हुआ, पहले प्रोफेज आ गया, एम फेज का क्या आया, प्रोफेज आया। तो प्रोफेज में क्या आया, उसका लेंथ जो है वो कम हो गया, क्रोमैटिन का लेंथ कम हो गया, और वो बहुत ही मोटा बन गया, मोटा मोटा बन गया, मोटा मोटा। शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमैटिन, क्यों? क्योंकि क्रोमैटिन का फोल्डिंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और ये सब क्रोमैटिन है, सब सब क्रोमैटिन है, ये सब क्रोमैटिन है। और ये बन गया अभी प्रोफेज में क्रोमोसोम, क्या बना, क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ना, प्रोफेज में बनता है ना, अभी उस और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जब आ जाएगा मेटाफेज ना, तो ये और थिक हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा, और थिक हो जाएगा, और प्रॉपरली क्रोमोसोम तैयार होगा अभी, ठीक है ना, इससे भी थिक हो जाएगा। तो हर क्रोमोसोम को ये होता है सेंट्रोमियर, आपने पढ़ा है ना, ये तो सेंट्रोमियर होता है। तो सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर कि ये दूसरा क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दो साइड ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का डिस्क होता है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा था सेल में, क्रोमोसोम में, राइट। तो जब ये क्रोमोसोम जब स्पिंडल फाइबर को अटैच होते हैं ना, तो कैसे अटैच होते हैं, सपोज ये स्पिंडल फाइबर है,
ये स्पिंडल फाइबर है। तो ये स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम ऐसे अटैच होते हैं कि उसका एक ये काइनेटोकोर इस साइड को अटैच होता है और दूसरा काइनेटोकोर दूसरे साइड को अटैच होता है। तो ये काइनेटोकोर है, ये है रेड कलर का काइनेटोकोर, प्रोटीन का बना है काइनेटोकोर। हर क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं, काइनेटोकोर, वो प्रोटीन का बना होता है, उससे वो जुड़ जाता है, चिपक जाता है स्पिंडल से। तो इसी तरह सब क्रोमोसोम है ना, वो मेटाफेज प्लेट पे आ गए। उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेटर, या उसको और बोल सकते हैं मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस Yes. सर। तो मतलब जब मेटाफेज आता है तो क्रोमोसोम का, क्रोमैटिन का कॉइलिंग पूरा हो जाता है। तो हर क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमैटिड मिलते हैं। मतलब जो पहले क्रोमैटिन थे ना, क्रोमैटिन TIN थे, वो अभी क्रोमैटिड बन गए TID। क्रोमैटिन पतले होते हैं, क्रोमैटिन मोटे होते हैं। ये पहले पतले थे ना, पतले तो क्रोमैटिन थे, ये क्रोमैटिन थे। ये अभी जो है ना दोनों, ये अभी दोनों है ना, वो क्या है अभी, ये है क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से। क्लियर? ये हो एक क्रोमैटिड। जब क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनता है तो वो, उसको 2 क्रोमैटिड होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्रोमैटिड्स। उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर, क्योंकि पहले तो एक ही क्रोमैटिन था, एक क्रोमैटिन से 2 क्रोमैटिन बन गए, तो एक दूसरे के सिस्टर हो गए ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कौन बोल रहा है बीच बीच में? हाँ बच्चे लोग बोल सकते हैं, हम लोग कौन बीच में बोल रहे हैं? हु इज टॉकिंग इन बिटवीन? या मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, जो कौन बोल रहा हो उसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ। कोई भी मुझे मैसेज करो, अगर इधर नाम नहीं बोलना है तो मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो मुझे। मैंने बहुत बार बोला कि माइक ऑन मत रखो, बोलो मत। वरुण बेटा, कौन बोल रहा था? वरुण, यस सर। कौन बोल रहा था अभी? मैं बोला सर, मैं क्यों बोल रहे थे बेटा आप? सर मैं सर जवाब दे सकता था वो मैं। नहीं ना बोलना, आप तो सिंसियरली होते हैं ना लेक्चर में मेरे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सॉरी सर, आप अरे पढ़ो ना बेटा, ऐसा कैसे? आपको नीट करना है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट डॉक्टर बनना है, तो ऐसे थोड़ा ही चलेगा। यस सर। हाँ सिंसियर तो रहना चाहिए ना। ओके सर। ऐसा आज क्यों हो रहा है लेक्चर में? ऐसा नहीं होना चाहिए लेक्चर में। यस सर। ठीक है, अभी मैं सबका माइक जो बंद कर रहा हूँ, माइक बंद कर रहा हूँ सबका। तो जिसको भी कुछ बोलना है, कुछ ये करना है, वो मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। मैं सब मैसेज चैट बंद कर रहा हूँ, तो कोई डिस्टरबेंस किसी को नहीं होगा, जिनको पढ़ना है उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। या यू कैन मैसेज मी पर्सनली, व्हाट्सएप मी पर्सनली। ठीक है, तो दिस इज क्लियर नाउ।
तो मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ कि सब क्रोमोसोम थे, तो हर क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड थे, प्रोफेज पे बने थे वो, और मेटाफेज में और कंडेंस हो गए, और हर क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड, और हर क्रोमैटिड को एक एक काइनेटोकोर था, मतलब एक प्रोटीन था, डिस्क था, तो उसकी हेल्प से वो क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम अटैच हो गए इसको, स्पिंडल फाइबर को। शुरू में तो किधर भी अटैच हुए थे, और बाद में सब उनका सबका मूवमेंट हो गया, और सब आ गए मेटाफेज प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो ये हमारा अभी हुआ मेटाफेज। सब क्रोमोसोम मिडल पे आ गए, सेल के मिडल पे आ गए, उसको इसलिए उसको बोल सकते हैं मेटाफेज। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं मेटाफेज। तो इसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज का, एनाफेज सबसे छोटा फेज है, सबसे छोटा फेज है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो है ना, जिससे 2 क्रोमैटिड जुड़े हुए एक दूसरे से, वो डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा या कट होगा, और उसकी वजह से 2 क्रोमैटिड अलग हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, और वो अलग अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। ये देखो, ये भी पहले हम लोगों ने देखा था कि इधर ये सब मेटाफेज प्लेन पे क्रोमोसोम अरेंज थे इक्वेटोरियल प्लेन पे, और उसका 2 क्रोमैटिड थे ना, सिस्टर क्रोमैटिड, उसको जोड़ा था सेंट्रोमियर ने। अभी ये सेंट्रोमियर ही टूट गया, ये जो ऐसे ऐसे 2 क्रोमैटिड ऐसे जुड़े थे ना एक दूसरे से सेंट्रोमियर में, ये सेंट्रोमियर ही ऐसे कट हो गए, तो ये क्रोमैटिड अलग हुआ, ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ, ये अलग हो रहे हैं अभी। तो ये है, ये क्रोमैटिड अलग हो रहे हैं, और ये वाले इधर वाले क्रोमैटिड इस पोल जा रहे हैं, और इधर वाले क्रोमैटिड इस पोल जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड सेपरेटेड क्रोमैटिड है वो। अभी क्या बोलेंगे, अभी ये, अभी तक इसको हम लोग क्रोमैटिड बोल रहे थे, इस पूरे को हम लोग बोल रहे थे क्रोमोसोम, इसको बोल रहे थे हम लोग क्रोमोसोम। अभी तक इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमोसोम बोल रहे थे। और ये जो 2 है ना, उसको बोल रहे थे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोल रहे थे इसको हम लोग, सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे थे। यस, ओके, नो इश्यू बेटा कृति, प्रीति, प्लीज पे अटेंशन। तो अभी तक हम लोग को इसको बोल रहे थे क्रोमोसोम, और इसके जो 2 थे ना, उसको बोल रहे थे सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे थे, क्रोमैटिड्स बोल रहे थे। अभी एनाफेज में क्या हुआ, ये 2 क्रोमैटिड को जोड़ने वाला जो सेंट्रोमियर था ना, वो सेंट्रोमियर ही ब्रेक हुआ, इसकी वजह से क्रोमैटिड अलग हो गए। क्रोमैटिड क्या हो गए, अलग हो गए, ये वाला क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड अलग हो गए। अभी ये जो अलग हुए हुए, अलग सेपरेट हुए जो क्रोमैटिड है ना, उसको हम लोग अभी बोलेंगे क्रोमोसोम। अभी उसको बोलेंगे, पहले तो उसको क्रोमैटिड बोल रहे थे, अभी सेपरेट होने के बाद उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। ओके, सो सेपरेटेड क्रोमैटिड इज इक्वल टू, ओके, तो उसको अभी बोल रहे हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो पहले तो क्रोमैटिड थे, वो क्रोमैटिड अभी क्रोमोसोम बन गए। ओके, इसका मतलब है कि पहले वाले क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे, और एनाफेज के बाद हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। इतना आपको क्लियर है क्या? क्लियर है तो व्हाट्सएप कर दो, थम्स अप कर दो व्हाट्सएप पे। If it is clear to you, then thumbs up at the WhatsApp. Yes, come on fast. Okay, okay, okay. Yes, yes.
अगर कोई नहीं समझ में आया है तो वो टाइप कर दो, आप व्हाट्सएप कर दो उसको। यस, ठीक है। जिनका हो गया है वो लेफ्ट हो सकते हैं, तो दूसरा लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी क्लोज ही कर रहा हूँ, मुझे भी दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है। ओके, तो गुड नाइट, गुड नाइट। कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं, मंडे को ये आगे देखेंगे हम लोग। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट बेटा, थैंक यू।